सर पेंगुइन को बर्ड के अंदर क्यों रखते हैं? क्या जी? सर पेंगुइन को बर्ड के अंदर क्यों रखते हैं? उनके अंदर प्रॉपर बेटा, जो पेंगुइन के अंदर मेजोरिटी ऑफ द फीचर्स होते हैं ना, वो हमारे इससे बिलोंग करते हैं, एप्स कैटेगरी से। चाहे आप उसमें साइड बाई लैटरल पार्ट्स की बात करिए, चाहे विंग्स वेस्टिजियल की बात करिए, वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमें बॉडी टेम्परेचर, हमारे जो एंजाइम्स हैं, दे बेस्ट वर्क ऑन द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, उनके बॉडी में एंजाइम है और वो कितने, सपोज करो वो 25 पे बेस्ट वर्क करते हैं और बाहर का टेम्परेचर 40 हो गया, उनके अंदर का भी 40 हो गया, क्या एंजाइम काम करेंगे ठीक से? दिक्कत हो जाएगी। एंजाइम्स, उनके एंजाइम्स में एक कैपेबिलिटी है कि वो टॉलरेट कर सकते हैं ना, लेकिन एक हद तक। ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल उठा के फेंक दो कहीं भी तो हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट आप ऐड करें। इसमें क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होती हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स सब समझते हैं क्या होती है बेटा? हमारे में 12 पेयर होती हैं, इनमें भी इतनी होती हैं। तो इनमें जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं वो कितने होते हैं बेटा? दे आर 12 पेयर्स। इनके अंदर भी क्लोएका प्रेजेंट होती है और क्लोएका एक्सक्रीशन वगैरह में काम करते हैं बेटा। उसके अलावा इनमें प्रेजेंट होती है इनकी खोपड़ी कैसी होती है? आपने देखा होगा पक्षी एक जगह बैठा रहेगा और गर्दन हर जगह घुमाता रहेगा। तो क्यों? क्योंकि इसकी मोनोकॉन्डाइलिक स्केल होती है। अब ये मत कहना कि सर डांसर भी घुमा लेते हैं। ओनली राइट आर्क डेवलप, हमारे अंदर लेफ्ट होता है, इनके अंदर कौन सा आर्क है, ये समझ में आ रहा है आपको? ऑर्टिक आर्क है। आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड है उसमें। अब इनमें जो है माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो पेरेंटल केयर प्रेजेंट। बेटा ज्यादातर एनिमल में पेरेंटल केयर नहीं होता, रेप्टाइल्स में होता है। लेकिन आप बाकी में देखो तो हमारे रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर डेवलप होता है, इनमें पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा डेवलप होता है। क्योंकि आप देखो जब तक अंडर रहेगा तो उसके पास ही मंडराती रहती है, ज्यादा दूर नहीं जाती, क्योंकि उसे ख्याल रखना है उसका। और जैसे उसके ऊपर बैठ जाती है, उसको हीट देती है बॉडी, और उसी की वजह से उसकी हैचिंग होती है। और हैचिंग होने के बाद जैसे मुर्गी का अंडा है, सपोज करो मुर्गी का अंडा 12 दिन के अंदर एग से बाहर आएगा बच्चा, और 10 दिन तक उसके साथ कोई मुर्गी बैठी, उसको हीट देती रही, और बाद के 48 घंटे में दूसरी मुर्गी आ गई, तो जो बच्चा निकलेगा चूजा, वो जो 10 दिन तक बैठी उसको अपनी मानी मानेगा, जो लास्ट के 48 घंटे थे उसको मानेगा। क्योंकि उनकी बॉडी के कुछ जीन्स होते हैं, उनको पैन जीन्स कहते हैं, वो एग के थ्रू अंदर जाते रहते हैं, और वो लास्ट के 48 घंटे में उसको सेंस करता है। तो जो 48 घंटे उसके पास बैठी है, उसके ऊपर बैठी है, वो उसको अपनी रियल मदर मानता है। बाकी जाओ कहीं। हमारे अंदर पेरेंटल केयर होता है, हमारे अंदर पेरेंटल केयर तो होता है। हाँ, मतलब जेनेटिक का कोई जीन्स कैसे जाएंगे, मतलब पैन जीन्स का मतलब बॉडी फ्लूइड्स में कुछ वेपर फॉर्म में माने जाते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जैसे स्वेटिंग वेपर फॉर्म में हो गया, ऐसे कुछ वो निजाम होता है। पैन जेनेसिस पड़ी होती है किसके? मदर की बात हो रही है, पापा ऊपर नहीं बैठता, पापा ऊपर बैठेगा तो टाइम से पहले फोन करेगा। जो जिनको संघर्ष करना है उनको संघर्ष ही करना है, तभी वो मैच्योर होते हैं। लैब के अंदर एक उस पे काम होता है कैटरपिलर पे,
कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ फ्लाई, जो बटरफ्लाई का जो इनिशियल फेज होता है उसको कैटरपिलर कहते हैं। तो एक टीचर ने लैब के अंदर वो रखा हुआ था, अब वो जो है एडल्ट में डेवलप होता दिखा रहा था बच्चों को कि ये किस तरीके से एडल्ट में डेवलप होता है, तो बहुत फड़फड़ाता है, बहुत दर्द होता है उसको, तब जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। जब बच्चा भी एग के बाहर आ रहा होता है तो उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे मुझे भी करो। तो वहाँ बच्चे देख रहे थे उसको, तो टीचर खुद देख के लिए चला गया। अब बच्चे ने देखा इतनी परेशानी हो रही है, हम ही एग फोड़ देते हैं, तो उसको फोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, कुछ समय बाद वो मर गया। अब फिर आया वो मास्टर, बोले ये क्या कर दिया आपने सर, इसकी ज्यादा दिक्कत हो रही थी हमने इसकी दिक्कत खत्म कर दी। फिर उस टीचर ने उनको समझाया कि जिसको स्ट्रगल करने के बाद मैच्योरिटी आएगी उसको तभी आएगी, और अगर आप उसकी लाइफ को आसान बनाने का काम करोगे तो आप खुद मर जाओगे या उसे मार दोगे। तो अगर आप इसको नहीं भी मरती है तो अभी इसके पैर पंख ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, तो फिर ये किसी काम का नहीं, और ये आपके लिए भी ठीक है। जिनके मम्मी पापा उनको समय से पहले सब कुछ दे देते हैं, पानी मांगा तुरंत उठ के दे दिया, ले बेटा पानी पी, बच्चा पानी पी रहा है तो यूट्यूब देख रहा है, नहीं देना चाहिए, खुद उठ के लो। आपको इसीलिए तो हराम टेकड़ा बना दिया मम्मी पापा कि जो भी चीज चाहिए तुम्हें बिस्तर में मिल जाती है। अब फिर तुम क्या करते हो, उन्हें लगा कि तुम पढ़ रहे हो, उन्हें क्या पता कि आप एनसीईआरटी के नीचे यूट्यूब खोले बैठे हो। आजकल तो नई चीज और हो गई है, पढ़ने का काम भी सही होता है। बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का ज्यादा सहारा लेते हैं, उनको जो है ऑडियो की कहानी सुननी है चैप्टर की, उससे उनको समझ में आएगा, और उनको देखनी भी यूट्यूब ही है, और दोनों ही कंडीशन खराब होती है। क्योंकि चलचित्र का अगर आपको एक बार शौक पड़ जाता है, जो डायनेमिक स्क्रीन होती है, तो आपको बुक से इंटरेस्ट बिल्कुल हट जाता है, और फिर वापस लाने में आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं अगर पूरी कोशिश करोगे तो। बहुत सारों को तो आएगा ही, इसलिए मैं हमेशा फोकस आपको एनसीईआरटी इसलिए करता हूँ, क्योंकि अगर आप बोर चीजों में तो इंटरेस्ट निकाल लोगे तो फिर आपकी जिंदगी में कभी बोर फील होगा ही, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, कलर डायग्राम भी अब देने लगे, पहले ही नहीं देते थे। उन किताबों को आपको पढ़ना है, लेकिन आपको मजा आता है, अरे स्क्रीन चल रही है, वाह 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 मजा आ गया, और आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए भी होता है ना कि जो क्रोकोडाइल होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं उनके टेम्परेचर में डिपेंडेंट होता है। हाँ, हाई टेम्परेचर कन्वर्ट टू द मेल, लो टेम्परेचर टू द फीमेल। और भी होते हैं, एक होते हैं बार्नेकल, उसके होते हैं बोनेलिया, अगर पहले जाके एग नीचे गिरा तो फीमेल, अगर पहले से एग प्रेजेंट है दूसरा गिरा तो मेल। वो सेक्स डिटरमिनेशन के अलग अलग मेथड होते हैं। चलिए इसको खत्म कर ले। बोनेलिया नाम का एनिमल होता है, अगर उसके एग शुरू में जाके पानी के अंदर अकेले जाके गिर रहे हैं, पहले से कोई एग नहीं है, तो वो एक फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पहले से फीमेल है फिर कोई एग आया तो वो मेल में कन्वर्ट होकर फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है और एडल्ट होकर बाहर आता है। दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन मेथड, एनवायरमेंटल इंड्यूस। आगे पढ़ोगे कभी, अभी नहीं, जेनेटिक्स में शायद आपको पढ़ाया जाए, बॉटनी में, रेप्टाइल्स में नहीं। हाँ, आगे बोनेलिया। देखिए बेटा, मैमल्स के अंदर क्या होते हैं, मैमल्स में तो आप खुद को देखिए एक बार, अपने सारे फीचर उसमें रख सकते हो। अब देखो, पोलर आइस कैप ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, पोलर बियर, पता है कितने सुंदर सुंदर भालू होते हैं, है ना, गोरे गोरे से। डेजर्ट में पाए जाते हैं ऊंट, इंसान भी। माउंटेन्स में पाए जाते हैं, खुद भी है हम, पहाड़ों पे रहते हैं। जंगलों में भी हम पाए जाते हैं, जंगल, इसलिए हम जंगली है। ग्रासलैंड पे तो रहते हैं, और गुफाओं में नहीं रहते, गुफा में पहुंच जाते हैं हम। सम ऑफ देम हैव, कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो बेटा फ्लाई करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। जो फ्लाई करते हैं उसका एग्जांपल है बैट, ये बेटा उड़ता है लेकिन फिर भी ये मैमल है। और जो पानी में रहते हैं उसका नाम क्या है बेटा, वेल्स, दे आर मैमल्स। और कस किलर वेल, क्या किलर वेल, किलर वेल, ग्रेट व्हाइट शार्क जो होते हैं वो तो बेटा कॉन्ट्रैक्टिव स्पीशीज में आते हैं। शार्क की हाँ, जो वेल्स की जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब मैमल्स में आते हैं। अच्छा बेटा, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो बेटा इसका विदाउट एक्सेप्शन, दैट इज एन एग्जांपल, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये इससे अपने बच्चों को जो है मिल्क फीड कराते हैं, अपने यंग वंस को। तो बेटा इनका सबसे यूनिक फीचर विदाउट एक्सेप्शन दैट इज मैमरी ग्लैंड्स।
इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसके थ्रू। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। इनके अंदर लिम्स कितनी पेयर होती है बेटा? 2 पेयर होती हैं। और टांगों का फिर से काम देखिए क्या क्या है। हम घूमने में यूज करते हैं उनको, भागने में यूज करते हैं इसको, चढ़ने में यूज करते हैं इसको, हम सुरंग खोदने में यूज करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं और उड़ने में हेल्प करते हैं। उड़ने में ऐसे करोगे टांगों का ही होगा, हाथ पैर दोनों हो गया। बेटा लिम्स में हाथ भी आते हैं, फाइटिंग में भी हेल्प करते हैं। स्किन में बेटा यूनिक फीचर है कि इस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बस बस कर, अब रुलाएगी। हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो 50 ग्राम का गुस्सा मार रहे उसको। ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, 100 ग्राम का हाथ है। अब बताइए बेटा, एक्सटर्नल ईयर पिन प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सबके पास है, देख सकते हो आप टच करके। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, सबको पता है। ICPMM होते बेटा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड डिफरेंट टाइप के टीथ है हमारे अंदर। उसके तो ज्यादा ही कैनाइंस होते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर। हार्ट कैसा होता है बेटा? 4 चैम्बर। दे आर होम्योथर्मल, मतलब वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सबके अंदर होता है, किसी के अंदर गिल्स भी है। सेक्स कैसे होते हैं बेटा? सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? ये विविपेरस है विद अ फ्यू एक्सेप्शन। डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा? अब एक्सेप्शन क्या है ये आपके सामने है। ऑर्निथोरिंकस, ये बेटा मैमल्स होते हुए भी एग को ले करता है, तो दैट इज ओविपेरस। आप हाँ, डकबिल प्लेटिपस, वो सॉरी एकिडना। क्या पानी में रहते हैं, लेकिन जब सांस लेना होता है तो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे। मेमरी ग्लैंड्स इसका यूनिक फीचर है, अगर वो है तो वो मैमल्स है। अच्छा बेटा एग्जांपल देखिए, ओविपेरस का एग्जांपल क्या है? प्लेटिपस। विविपेरस में मैक्रोपस, कैंगरू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रेटस, कैनिस, पैलिस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, वेलनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो। तो ये सारे जो है इसके एग्जांपल होते हैं। अब समझिए एक बार ध्यान से। तो बेटा इसके जो एग्जांपल फॉर्म में अगर आप देखो तो इसमें कुछ तो होते हैं जो कि बहुत एडवांस फीचर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा प्रिमिटिव फीचर्स होते हैं। इसके एग्जांपल तो आपके सामने है, लेकिन एक बार हम मैमल्स को, क्योंकि हमारे बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मैमल्स का एक बार क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैमल्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला ग्रुप होता है बेटा टेरोटोथीरिया, दूसरा ग्रुप होता है बेटा मेटाथीरिया, तीसरा ग्रुप होता है बेटा यूथीरिया। तो इनके 3 ग्रुप्स होते हैं और इनको 3 अलग अलग पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। दीज आर द 3 ग्रुप्स ऑफ द मैमेलिया। तो मैमल का जो क्लास होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला ग्रुप है बेटा, इसमें जो मेंबर होते हैं वो ऑविपेरस होते हैं। ऑविपेरस का मतलब एकलिंग होते हैं। इसमें ईयर पिन एब्सेंट होते हैं बेटा, इनमें ईयर पिन्ना एब्सेंट होते हैं। मेल के अंदर स्क्रोटम एब्सेंट होता है। स्क्रोटम वो स्ट्रक्चर होता है इसमें टेस्टिस लाया करते हैं, बॉडी के बाहर जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटम। लेकिन इनके अंदर ये जो होते हैं वो खास डेवलप नहीं होते। इनके अंदर वेजाइना और यूट्रस एब्सेंट होते हैं। तो वेजाइना इज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यूट्रस वो जिसमें बच्चा पलता है। अब ये सारे जो हैं जो भी इसमें आएंगे, इसमें एक का एग्जांपल होता है एकिडना, वो भी किसको जन्म देता है? एग को। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल होता है बेटा प्लेटिपस, वो भी किसको जन्म देता है? एग को। तो ये दोनों जो है वो इसके अंदर आते हैं, प्लेटिपस एंड एकिडना। एकिडना जो है वो चींटी खाता है, इसलिए इसको आंट ईटर भी कहा जाता है, स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी इसलिए क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं। पहला ग्रुप। दूसरा कौन सा होता है बेटा?
दूसरे हमारे मेटाथीरिया। कैसे बच्चे ये एडवांस हो चले थोड़ा सा। ईयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं और स्क्रोटम भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें वेजाइना यूट्रस डबल होते हैं, एक वेजाइना एक यूट्रस के अंदर खुलती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, मैक्रोपस एंड डायडेल्फिन्स। मैक्रोपस कैंगरू है। उसके अलावा लास्ट में कौन आ गया बेटा, यूथेरिया में हम आते हैं, तो हम तो हैं विविपेरस। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रोटम भी होते हैं। उसके अलावा यूट्रस वेजाइना सिंगल। और इसमें कौन आता है बेटा, अब अगर आप इसी को देखो ना, तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल आता है कैंगरू, उसके पेट के अंदर एक बैग होता है और वो अपने बच्चे को उसमें डाल के भाग जाता है। जब फिर से कभी दिखता है कि कोई खतरा है चारों तरफ, तो बच्चे को उठाएगा, उस बैग में रखेगा और कूद जाएगा। और कूदता भी बहुत लंबा, 18 से 20 फीट लंबी छलांग लगाता है एक बार में, इतनी ऊंची इतनी लंबी, और बहुत दूर निकल जाता है। इसके आगे के जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ तो इसको छोटे हाथ वाला कुछ नहीं कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डाउन टाइप, लेकिन हाथ कैसे होते हैं, आगे वाले छोटे, पीछे वाले कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये जो कैंगरू होता है ना बेटा, जिसको हम कंगारू कहते हैं हिंदी में, तो जो कैंगरू होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हैव ए पाउच कॉल्ड मार्सुपियम। नहीं, वो बाद में भी इसको ले जा सकते हैं बेटा। यहां पर ही क्या करते हैं, ये अपने बच्चे को इसमें रखते हैं और कूद जाते हैं। तो इनको मार्सुपियल्स भी कहते हैं। इसमें दो अलग अलग डिजाइन है, दो अलग अलग पार्ट में खुलती है। इनका जो पेनिस होता है बेटा बाइफिड होता है, तो बाइफिड होने के लिए दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो स्पर्म की डिलीवरी दोनों पार्ट में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर एक यूट्रस अलग है, उसमें अलग बच्चा, दूसरे में अलग अलग बच्चे। हाँ, तो अगर आप इसके एग्जाम्पल देखो, देखो आपको इतने सुंदर सुंदर कहांगे, ये रहा देखो, ये छोटे हाथ वाला, देखो इसके हाथ देखो कितने से हैं, और इसकी टांग देखो कितनी बड़ी। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका बच्चा है जो इसके बैग में छुपा रखा है। इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, मार्सुपियम। इसलिए मैमल्स को दूसरा नाम क्या होता है बेटा, दे आर कॉल्ड एज द मार्सुपियल्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, हमारे अंदर प्लेसेंटा बन जाता है तो हमें प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। हम क्या हैं, प्लेसेंटल मैमल्स। तो प्लेसेंटल मैमल्स का क्या मतलब होता है, जिनके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है। अब प्लेसेंटा क्या होता है जी, कैसा ऑर्गन। हाँ, जब तक बच्चा डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे को खाना पीना, ऑक्सीजन, उसके वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, ये सारा काम इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना प्लेसेंटा करता है। और ये भी इंश्योर करता है कि बच्चे और मदर का ब्लड आपस में कभी मिक्स ना हो, क्योंकि मदर की बीमारी बच्चे में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए दोनों के मिक्सिंग को रोकता है। तो प्लेसेंटा इज द फंक्शनल लिंक बिटवीन मदर एंड बेबी। ये किसका काम करता है, ये लंग्स का काम करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में काम करता है, वेस्ट ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये। उसके अलावा आईजीजी नाम की एंटीबॉडी मदर से बच्चे में आती है, उसको डिफेंस देती है, तो डिफेंस का भी काम करता है। तो प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपोर्टेंट टिश्यू होते हैं, इंपोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है वो आप सबको पता होना चाहिए। इनका काम होता है रेस्पिरेशन वाला, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, CO2 रिमूव करते हैं। उसके अलावा ये एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं, रिमूवल के लिए काम करते हैं। उसके अलावा बेटा इनसे मदर से डिफेंस बच्चे के अंदर पहुंचता है, क्योंकि कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर हो जाती है, आईजीजी, बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। वो आपने पढ़ा भी था आर्य शास्त्र में। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी।
जहां पर सीधी एंटीबॉडी इंसान की बॉडी में डाला जाए उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ यही है, जब तो जा रही है बच्चे तक, मदरसे बच्चे तक पहुंचती है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा हुआ खत्म। अब हमारा कॉकरोच रह जाता है कि, और उसमें एक बात आपको याद रखनी है, जो आपने सांप पढ़े हैं यहाँ पर, पढ़े ना, सांप, नाजा 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 क्या है, किंग कोबरा, क्या है बेटा ये, देखो इसको ध्यान से, दे आर वेरी सुंदर एनिमल्स जिनको हमने ठीक से देखा नहीं। ये देखिए, ये जो है जीभ निकाल के जो बैठा है ये चैमिलोन है। ये जीभ इसकी बेसिक चिपकनी होती है, अपने टारगेट पे मारते हैं इसको और खींच लेता है उसको। तो ये है, ये जो है ये तो आपको दिख रहा है बेचारा सीधा साधा है लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। ये भी आपको दिख रहा है, ये बहुत सीधा है, ये सबसे सीधा है बस टेढ़ा चलता है ये इसका जो जहर होता है ना नाजा नाजा का, दैट इज कार्डियोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। इसका जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पे होता है, इसलिए इसका जहर बहुत खतरनाक है। ब्लड को क्लॉट कर देता है, हार्ट पे सीधा अटैक करता है। तो इसका जो जहर है बहुत खतरनाक है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर हम इसका जहर निकाल के खा जाए और हमारी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज नहीं है तो दिस पॉइजन इज डाइजेस्टिबल बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने इसका जहर निकाल के खा लिया है और आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई छेद नहीं है, छेद का मतलब ब्लड का लीकेज नहीं है, तो पहले ये स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा और इसकी पॉइजन सिटी खत्म हो जाएगी। ये पॉइजनस केवल तब है जब सीधा ब्लड में जाएगा, मरेंगे नॉर्मल रहेंगे। उसके बाद अगर ब्लड में जाएगा डायरेक्टिक्स ने कर लिया एक टेस्ट तो तब भी उसको इफेक्ट करेगा। किसने क्या कर लिया? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो टेस्ट ये जो जहर होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में जाते तो वो जहर, अगर उनको हमने तोड़ दिया है तो वो जहर नहीं रहते। तो अगर ये सीधा ब्लड में गया, क्योंकि जब ये काटता है तो ऐसा तो नहीं कि देख के काटता है कि ब्लड में नहीं पहुंचाना मुझे मर जाएगा ये, सीधा इसके पेट में डालता हूँ गगली करेगा। तो ये काटता है तो जहर कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, और ब्लड में अगर जाएगा तो वो सीधा हार्ट और क्लॉटिंग वगैरह काम करता है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने इसको खा लिया है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहीं से भी डैमेज नहीं है तो फिर ये स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है और हमें कुछ नहीं होता, इसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल भी डैमेज ना हो, कुछ डैमेज नहीं होता। अगर वो पहले से डैमेज नहीं है, अगर पहले से डैमेज है तो फिर आप डैमेज हो जाओगे। हमें कैसे पता होगा कि डैमेज है कि नहीं? वो आपको इसको वो पूरा गैस्ट्रोस्कोपी वगैरह करते हैं तो उससे पता लगता है। अब बेटा दूसरे जो होते हैं ना, ये दूसरा जो है कहां गया, ये वाला जो है वाइपर, वाइपर एक घर वाला नहीं है जिसे मम्मी चलाती है, और एक है करेक्ट। ये जो दोनों होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। आप इनको खाओ, आप एलिमेंट्री कैनाल डैमेज है या नहीं है आपको डैमेज कर देगा, क्योंकि नर्व तो हर जगह है ना। नर्व का तो कोई ऐसा नहीं कि वो केवल ब्लड में जाएगा तभी होगा, वो तो मुंह से भी जुड़ी है। टेस्ट आपको आता है तो किससे आता है? सेंस ऑर्गन से, नर्व जुड़ी है। तो यहाँ से इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पहले नहीं करते। ये इनका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो बेटा इनके जहर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हीमोटॉक्सिक जो कि ब्लड और हार्ट पे काम करते हैं, दूसरे होते हैं न्यूरोटॉक्सिक जो नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ज्यादा खतरनाक कार्डियो वाले, क्योंकि आपको पता है हार्ट पे काम करेगा तो ज्यादा खतरनाक होगा। न्यूरोटॉक्सिक इतने खतरनाक नहीं होते, ठीक है। मतलब इतने खतरनाक का मतलब ये नहीं कि हम प्यार प्यार में कटवाते रहे, काट दे कोई बात नहीं फिर अभी मन बहल जाएगा। लेकिन जो जानलेवा होते हैं वो ज्यादा कौन से होते हैं बेटा? हीमोटॉक्सिक। हाँ तुझे कहना है क्या? हाँ यू कैन, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है और आप भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं। जो कोबरा का पॉइजन होता है वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। कोबरा को काट ऐसा नहीं कि अब मैंने जहर खा लिया कोबरा को काटूंगा तो फिर आपको डैमेज कर देगा वो, क्योंकि अगर आप उसको काटोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं तो देगा नहीं और वो सीधा ब्रेन के अंदर होगा, पैकअप हो जाएगा हमारा, तो पैकअप कर देगा वो। अगला मिले सीधा इमरात के साथ। क्रोकोडाइल के जो माउथ पार्ट्स होते हैं
उस माउथ पार्ट्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके, वो हार्ड नेचर के होते हैं। और उसके अलावा इसकी माउथ ओपनिंग इसके कई सारे एडेप्टेशन में हेल्प करती है, एडेप्टेशन में भी हेल्प करती है, इसलिए इसका जो मुंह होता है ज्यादातर खुला रहता है। अब तो कहोगे सर जो इंसान मुंह खोल के सो के बोल के क्योंकि उन्हें कुछ मक्खी का टेस्ट चाहिए होता है लेकिन ये उसका डिस्कशन क्रोकोडाइल को क्या चाहिए होता है, मतलब मुंह खोल के। जो कुत्ता देखा है आपने, कुत्ता जब टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है ना, तो वो जीभ निकाल के बहुत तेज तेजी से ताकि उसका इवैपोरेशन, वो उसका एडेप्टेशन है। इसी तरीके के अदर एडेप्टेशन क्रोकोडाइल्स वगैरह के अंदर चाहिए होते हैं, इसलिए वो माउथ जो ओपन करके रखते हैं। और उसका एक रीजन उसके कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंस भी है। अच्छा बेटा, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपने मैमल्स पढ़े हैं, इसमें यूथेरिया ग्रुप के अंदर, एक यूथेरिया ग्रुप में जो ह्यूमन होता है वो एक ऑर्डर से बिलोंग करता है जिसको कहते हैं ऑर्डर प्राइमेटा। तो ह्यूमन किससे बिलोंग करता है बेटा? ह्यूमन के अलावा और कौन इससे बिलोंग करते हैं? उसके अलावा चिंपैंजी, एप्स वगैरह इससे बिलोंग करते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि इनकी जो फीमेल होती है उनके अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल ऑल मैमल्स में नहीं होती, मैमल्स के ऑर्डर प्राइमेटा में उनकी फीमेल के अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती है। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल इज ओनली प्रेजेंट इन द ऑर्डर प्राइमेटा ऑफ मैमल्स। नहीं, डॉग के अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, एस्ट्रस साइकिल होती है। बाकी सबके अंदर एस्ट्रस साइकिल होती है, कैटल्स के अंदर, गाय भैंस बकरी ये सब जो है, हॉर्स, इनके अंदर क्या होती है? एस्ट्रस साइकिल। ये सीजनल ब्रीडर्स हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, तो हमारे अंदर जो है वो मेनस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर डोमिनेट होती है। और हमारा ऑर्डर कैसा होता है बेटा? दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा। तो all mammals do not operate by menstrual cycle, only the member of order primata operate by the menstrual cycle। इनकी फीमेल के अंदर menstrual cycle होती है। Done? अब एक बार टेबल पढ़ते हैं फिर हमारा चैप्टर खत्म, कॉकरोच रह जाएगा 1.5 लेक्चर का। हाँ जी, ह्यूमन के अलावा बाकी मतलब मोस्ट ऑफ द मैमल्स के पास टेल होती है। टेल होती है, हाँ टेल होती है, क्योंकि पोस्ट एनाटोमी का यूनिक फीचर भी है। हमारे भी कभी कभी एम्ब्रियो टिश्यूज में टेल मिलती है, तो कभी कभी बच्चे भी टेल लेके पैदा होते हैं। कई सारे बच्चों में टेल्स पाई जाती है, उसका बाद में सर्जरी के अंदर उसको रिमूव कर दो। टेल होने का मतलब ये नहीं कि इतने लंबे होंगे लंगूर की तरह। टेल होने का मतलब ये है कि जो कॉर्टेक्स होता है उसके ऊपर थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकला होता है, उसको हम टेल कहते हैं, जिसको बाद में रिमूव किया जाता है। तो टेल कैन अपीयर इन ह्यूमन ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड द एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब जब हमने कभी हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर आए तो उसको एटाविज्म कहते हैं। तो एटाविज्म का शिकार कभी कभी हम भी होते हैं। देखिए बेटा, हाँ वेस्टिज उसको रिमूव कर देंगे। देखो बच्चे, ये जो टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट यू ऑप्ट इन द एग्जाम। इसमें अब देखिए, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है बेटा? सिमेट्री कैसी होती है? वेरियस। वेरियस का मतलब एसिमेट्रिकल भी हो सकती है और कुछ में रेडियल होती है, इसलिए क्या बोला? वेरियस टाइप। सीलोम होगा? बिल्कुल भी नहीं। सेगमेंटेशन? बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टिव? कतई भी नहीं। सर्कुलेटरी? हद से ज्यादा बाहर। और रेस्पिरेटरी तो होगा ही। लेकिन इनका यूनिक फीचर क्या है कि इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आगे दूसरा क्या आ गया? निडेरिया या सिलेंटेटा। इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी। अब आ गया टिनोफोरा। सारी सेम फीचर है जैसे ऊपर आपने देखे थे, कोई भी फीचर अलग नहीं है बेटा। अभी कुछ देख, केवल यूनिक फीचर अलग है, क्योंकि सीलेंट्रेट में क्या देखा जाता है? एंड्रोब्लास्ट। और बेटा टिनोफोरा में क्या देखी जाती है? हाँ निडोब्लास्ट तो कहते हैं उसको, नेमेटोसिस्ट निडोब्लास्ट के अंदर होता है। अच्छा बेटा, प्लेटी हेलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल, एनसीईआरटी ने बीच में ऑर्गन दिया है केवल, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है। सिमेट्री कौन सी होगी? बायलैटरल। दे आर द फर्स्ट हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पर जो नेचर पहली बार है उसको अच्छे से समझना। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स वही हैं जो पहले वालों में है, लेकिन ये पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, ये भी याद रखना। ये क्या है बेटा? दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनके यूनिक फीचर क्या है? इनकी फ्लैट बॉडी होती है और उसपे सर्कट्स पाए जाते हैं, दे आर द यूनिक फीचर। अच्छा बेटा,
अब कौन आ गया? एसके हेलमिंथस। एसके हेलमिंथस के अंदर पहली बार ऐसे है जिनके अंदर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। उसके अलावा इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, दे आर द फर्स्ट हैविंग स्यूडोसिलोमेट, बाकी दे आर द फर्स्ट हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो पहली बार वालों को अच्छे से याद रखना। इसके अलावा बाकी सारे सिस्टम कैसे होते हैं बेटा? इनमें एब्सेंट होते हैं ऑर्गन। अगर और कोई फीचर मिल ही नहीं रहा तो फिर आप ऑर्गन सिस्टम को भी साधा रखें। अच्छा बेटा आगे देखो, एनालिट्स में ऑर्गन सिस्टम है, बिल्कुल है। बायलेटरल सिमेट्री है, दे आर द फर्स्ट सिलोमेट, दे आर द फर्स्ट सिलोमेट, दे आर द फर्स्ट सेगमेंटेड। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही हो चुका है। उसके अलावा बेटा दे आर द फर्स्ट हैविंग क्लोज सर्कुलेशन या सर्कुलेशन। उसके अलावा इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। अब आगे बेटा आर्थ्रोपोड, जिसके अंदर सारे एडवांस फीचर आ गए हैं पहली बार। इनमें ऑर्गन सिस्टम है, बिल्कुल है। बायलेटरल सिमेट्री है बेटा, सिलोमेट बिल्कुल है, सेगमेंटेशन बिल्कुल है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट। तो दैट इज ऑल प्रेजेंट। मोलस्का, मोलस्का में बेटा ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, सिलोमेट है, लेकिन सेगमेंटेशन एब्सेंट है। केवल दो के अंदर नॉन कॉर्डेट में सेगमेंटेशन पाया जाता है, दे आर एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी दोनों प्रेजेंट है। अब इनके अंदर बेटा यूनिक फीचर क्या है? आपको बताया था सब बाहर की तरफ एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। अच्छा हाँ, एकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री कौन सी है? रेडियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि एडवांस में भी रेडियल सिमेट्री हो सकती है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके अलावा सिलोमेट है। उसके अलावा बेटा सेगमेंटेशन आपको पता है दो के अंदर ही होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी दोनों प्रेजेंट है। सर्कुलेशन तो होता है लेकिन हार्ट एब्सेंट होता है एकाइनोडर्मेटा में। नहीं एडल्ट फेज रहते हैं ना, लार्वा स्टेज तो एक्सेप्शनल हो जाते हैं। हेमिकॉर्डेट में ऑर्गन सिस्टम होता है बेटा, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, सेगमेंटेशन आपको पता है एब्सेंट होता है, बाकी सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। और हम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम में सब कुछ होगा। ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, सेगमेंटेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी प्रेजेंट। और हमारा यूनिक फीचर नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, गिल फ्लूइड्स, लिम्स और फिन्स। हाँ, हमारी वर्टिब्रा देखिए आपने, बॉडी पर नहीं हुआ। बॉडी फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम के साथ होता है। पहली बार एसके हेलमिंथस से। तो चलिए बेटा आज ही, हाँ आपको ऑर्गन लिख रहे हैं। अगर आपको लगे कि वो पूछ रहा है कि एसिलोमेट है और उसके साथ ऑर्गन सिस्टम दे रखा है, तो फिर आपको प्लेट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिलोमेट तो वही है। एनालिट्स में पहले पोडियम तो होगा, बिल्कुल होगा।